तो देखा आपने कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और इधर प्रधानमंत्री का विजन 2024 आखिरकार क्या है। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारे सहयोगी अमरदीप मौजूद हैं। अमरदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया सृष्टि। लेकिन मैं इस वक्त जयपुर में हूं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जयपुर में रोड शो खत्म कर चुके हैं। अब जब जयपुर में रोड शो खत्म किया तो हुजूम बहुत भारी था। जिस तरीके से वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उसी बीच रिपब्लिक ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है। सुनिए एक बार। जयपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और रिपब्लिक पर वो एक्सक्लूसिव है। अमित शाह जी, इस हुजूम को देख करके क्या कहते हैं आप? राजस्थान में तीसरी बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम है, गुलाबी शहर छोटी काशी कही जाती है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से सारे सिरमौर होते हैं। देखिए, मैं राजस्थान की 9 सीटों पर गया हूँ। सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं को जो महिलाओं में क्रेज है, महिलाएं जो उमड़ के आ रही हैं, महिलाओं के मन में मोदी जो विराजते हैं। आपने प्रत्याशी भी महिला उतारा है, मंजू शर्मा को, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, 10 साल में मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए ढेर सारा काम किया है। गैस दिया, सबसे बड़ी राहत महिलाओं को हुई। शौचालय दिया, उनका सम्मान बढ़ा है। घर दिया, उनकी परेशानी कम करी है। अनाज दिया, उसका सेविंग्स बढ़ा है। हर महिला को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए देश की सारी माताएं बहनें मातृशक्ति 33% रिजर्वेशन को लेकर बहुत उत्साहित है। संसद और विधानसभा में 33% मातृशक्ति का हिस्सा होगा। माताएं इस बार मोदी जी के लिए शक्ति का आशीर्वाद बनकर उभर रही। अमित शाह जी, मैं भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गया। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पूरे राजस्थान की महिलाएं जो हैं ग्राउंड पर, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके पास भी दिल्ली का मैसेज है। ये समझते हैं कि ताकत है बीजेपी की कि दिल्ली का मैसेज भी ग्राउंड जीरो पर आ रहा है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के संदेश को घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी पहुंचाया है। इसका हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। राजस्थान में सबसे बड़ी चीज और मिली कि राजस्थान में जब से आपकी सरकार आई, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन आपकी सरकार ने आते ही वो काम किया जो सबसे पहले कमिटमेंट करके आप चुनाव में आए थे, विधानसभा चुनाव में। ढेर सारे काम किए हैं। पेट्रोल डीजल के रेट राजस्थान में सबसे ज्यादा थे, उसको कम किया। बोनस का वायदा पूरा किया, पेपर लीक का वायदा पूरा किया। सारे मेजोरिटी को तुष्टीकरण से मुक्त कर सुरक्षा देने का काम किया। एक आखिरी सवाल अमित शाह जी, कि ये पूरा रोड शो आप छोटी काशी में देखते हुए चल रहे हैं। भजन लाल जी की सरकार, आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार 400 का वो रिकॉर्ड पूरा तोड़ेगी, इतिहास बनेगा। निश्चित रूप से हम 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। हमारे सहयोगी अमरदीप ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। लेकिन आपको बता दें कि जयपुर सीट का आखिरकार समीकरण क्या है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सीट अभेद किला रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस सीट पर आखिरकार कौन कौन है जो इस किले को भेदने की कोशिश कर रहा है, समीकरण क्या है, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। मरुधरा ने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सिर आंखों पर बैठाया। राजस्थान की जनता ने मोदी के विकास मॉडल पर भरोसा जताते हुए दोनों बार 25 की 25 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। मोदी थर्ड टर्म की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान की जनता एक बार फिर मोदी की गारंटी पर वोट करने का मन बना चुकी है। पीएम मोदी खुद राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिंक सिटी में विजय रथ पर सवार होकर जयपुर शहर के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया।
बीजेपी के अभेद्य किले के रूप में जाने जाने वाली जयपुर शहर लोकसभा सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है। बीजेपी ने यहां से कद्दावर नेता भंवर लाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने नई जातिगत रणनीति अपनाते हुए प्रताप सिंह खचारियावास पर दाव लगाया है। जयपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने महिला उम्मीदवार इस बार उतारी है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे पंडित भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने तत्कालीन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में बीजेपी काबिज है, इसलिए बीजेपी की वापसी के कयास पूरे लगाए जा रहे हैं। सियासी और सीट के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस पर भारी नजर आती है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ आमेर, किशनपोल और आदर्श नगर सीट ही जीत सकी, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने महज 3 महीने पहले हुई हार से हुए नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं रहने वाला, चुनौतीपूर्ण होगा। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमेशा काम करती रही है। यही वजह है कि पहले दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब संगठन के लिए समर्पित मंजू शर्मा को जयपुर शहर से प्रत्याशी बनाया है। मंजू शर्मा की जीत को पुख्ता करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद जनता के बीच पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। मंजू शर्मा को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। मेरा ये घर है, मेरा पियर है और पियर में बेटी आई है, तो जैसे बेटी को पियर में आने की खुशी है वो देख लो आप जनता को, मैं भी उतनी खुश हूँ। और ये सारी मेरे परिवार के लोग हैं, तो मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज का। मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दोगुना हो गया है। जयपुर की महिलाएं एक सुर में अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही हैं। जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी हवा है और इस बार 400 बार, फिर इस बार मोदी सरकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार, ये सपना हमारा साकार होगा। मोदी और मोदी के मन में महिलाएं। मोदी जी है और हमेशा रहेंगे और हम चाहते हैं कि हर बार मोदी सरकार आए। मोदी जी को वोट देंगे। जरूरी है, मंजू जी आएंगे जब तो महिलाओं को सम्मान करेंगे, वही तो जानते हैं हमको। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो जयपुर शहर सीट पर बीजेपी आसानी से जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खचारियावास विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी की गारंटी के दम पर माना जा रहा है कि जयपुर की जनता विकास को आधार बनाकर मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसा कि इस वक्त मेरी मौजूदगी बदायूं के नगला देवी मंदिर में है और ये वही मंदिर है जहां पर आज आदित्य यादव ने मत्था टेका था अपने नामांकन से पहले, और ठीक ऐसा ही दुर्विजय सिंह शाक्य ने भी किया था अपने नामांकन से पहले। चलिए आइए लोगों से जरा हम बातचीत करते हैं कि आखिर देवी माँ की कृपा किस पर बरसने वाली है। ये लोग ही तय करेंगे, जनता ही तय करेगी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल बन रहा है इस बार बदायूं में? तो केवल कमल खिलेगा और हर इंसान, हर महिला, हर बच्चे, हर बुजुर्ग के दिल में फोटो पे बस एक ही नाम है, मोदी योगी कमल का फूल। बिल्कुल निश्चित बात है कि बदायूं के अंदर कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा नहीं, कमल एक इतिहास रचेगा। क्योंकि हमारी बरसों से बहुत ज्यादा मांग थी कि हमारे लिए एक लोकल प्रत्याशी चाहिए, जिस लोकल प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांगों को पूरा किया और हमारे लिए लोकल क्षेत्र का प्रत्याशी श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी को हमारे समक्ष चुनने के लिए भेजा। और सबसे बड़ी चीज उनके अंदर ये है कि वो कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किसे मौका मिलता है, फिलहाल किस पर आखिर देवी की कृपा बरसती है, क्योंकि यहाँ यानी कि बदायूं सीट पर अब रोमांचक हो चला है मुकाबला। समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल और फिर तीसरा प्रत्याशी बदला। इस बार उन्होंने आदित्य यादव को यहाँ से नामांकन दाखिल हो चुका है और अब ये देखना होगा कि आदित्य यादव बदायूं सीट का किला फतेह कर पाते हैं और यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
देश में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी देश में 400 पार और यूपी में 80 सीटें फतह करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। यूपी में राम मंदिर और मोदी लहर का असर ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बीजेपी के खिलाफ कौन सी रणनीति अपनाए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बार बार अपने उम्मीदवार बदल रही है। यूपी की बदायूं सीट पर भी एसपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, उसके बाद उनकी जगह शिवपाल यादव को उतारा गया और उसके बाद शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया है। चाहे देखिए हम लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, चाहे आदित्य लड़े, वो तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ाती है और जनता जब जनता ही जिताती है तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि आदित्य को भारी बहुमत से जिताएंगे। सपा ने आदित्य यादव के नाम का ऐलान जानबूझकर देरी से किया है। इसके पीछे उनकी एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। आदित्य यादव ने अपने नाम के ऐलान के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि बदायूं सीट पर सपा की हवा थोड़ी खराब है, जिसे ठीक करने के लिए आदित्य यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने बदायूं सीट से संघमित्रा का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह पर भरोसा जताया है। तो बदायूं लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस बार छवि देखी गई कि बार बार बदायूं सीट से प्रत्याशी बदले गए। पहले धर्मेंद्र यादव, फिर उसके बाद शिवपाल यादव और फिर शिवपाल यादव ने सिफारिश की कि आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाए।